वेलकम टू विद्या जंक्शन क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेक्चर 2 को रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेक्चर 1 को हमने अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेक्चर 1 को अटेंड नहीं किया है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करिए, वहां आपको लेक्चर 1 मिल जाएगा। लेक्चर 2 में हम क्या कवर करेंगे? लेक्चर 1 में हमने आपको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 और उसके सम ऑफ इट्स कॉजेज को कवर अप कर दिया है। उसके बाद आज हम मिलिट्री कॉजेज से आगे पढ़ेंगे। मिलिट्री कॉजेज, जैसा कि लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के जितने भी कॉजेज हैं, उन सारे ही कॉजेज को हमने ब्रॉडली डिवाइड कर दिया है पॉलिटिकल, सोशियो रिलीजियस, मिलिट्री और इकोनॉमिक कॉजेज में। ठीक है, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में आप पाएंगे कि मिसलेनियस कॉजेज का भी जिक्र किया गया है, यानी रेस्ट ऑफ ऑल कॉजेज जो इन ब्रॉड लिस्ट में नहीं आ पाएंगे, उनको एक मिसलेनियस कॉलम बना करके कॉजेज को दे दिया गया है। बट बोर्ड के पर्सपेक्टिव में आपसे मैक्सिमम 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको बहुत सारे कॉजेज हर एक लिस्ट में जाकर याद करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर पॉलिटिकल कॉजेज में 4 कॉजेज अगर आप कवर अप कर चुके हैं, मिलिट्री में 4 कवर अप कर चुके हैं, सोशो रिलीजियस में 4 कवर कर चुके हैं, इकोनॉमिक में 4 कवर कर चुके हैं, तो दैट वुड बी इनफ आई बिलीव, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको नहीं टाइम देना है इसके ऊपर। तो मैक्सिमम 4 कॉजेज दैट वुड बी इनफ फॉर यू। मिलिट्री कॉजेज में आप क्या देखेंगे? सबसे पहला, लोअर जॉब्स एंड सैलरीज टू द इंडियन सोल्जर्स। भारत के जो लोग, यानी जो भारतीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवा दे रहे थे, एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे थे। चूंकि हम यहां मिलिट्री कॉज की बात कर रहे हैं, इसलिए हम स्पेशली सैनिकों की बात करेंगे कि जो लोग भी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भारतीय सैनिक के रूप में काम कर रहे थे, उनके साथ भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के रूप में आप इसको देख सकते हैं। चूंकि वो भारतीय थे, इसलिए उनको नीचे निम्न पदों पर रखा जाता था, लोअर पोस्ट पर रखा जाता था। और जो यूरोप ओरिएंटेड जो लोग थे, यानी यूरोप से जो लोग आए थे भारत या ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो यूरोपियंस थे, स्पेशली इंग्लैंड के लोग जो थे, उनको ऊंचे पदों पर अपॉइंट किया जाता था। इवन इंडियंस के पास अगर स्किल है, एलिजिबिलिटी है, बट स्टिल उनको लोअर पोस्ट, मैक्सिमम उनको सूबेदार तक का पद दिया जाता था, इससे ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। एक ही पद पर अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में अगर कोई भारतीय सैनिक यानी भारत का नागरिक सैनिक के रूप में सेवा दे रहा है, और अगर ब्रिटेन का नागरिक सेना के रूप में अगर सेवा दे रहा है, तो उनको, यानी ब्रिटेन के नागरिकों को ज़्यादा पेमेंट दिए जाते थे इंस्टेड ऑफ, यानी कंपेरेटिवली टू द इंडियंस। तो सैलरी में भी बहुत हद तक भेदभाव होता था, और ब्रिटिश ऑफिसर्स के जो रवैये होते थे इंडियन सोल्जर्स के साथ, वो भी बहुत अच्छे नहीं होते थे। इसके अलावा एलिजिबिलिटी और स्किल होने के बाद भी उनको उनके पोस्ट को राइज नहीं किया जाता था। मैक्सिमम आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट सूबेदार तक के पद तक के लिए ही किया जाता था। तो ये एक कारण रहा, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भारतीय सैनिक सेवा दे रहे थे, उनके अंदर एक फीलिंग थी कि भाई अंग्रेज हमारे साथ भेदभाव करते हैं। दूसरा है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। ये कानून लाया गया, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लाया गया था। भारत में जो कोई भी सेना में सेवा दे रहा है, उनके लिए यह नियम लाया गया था। इस नियम के अनुसार ब्रिटिश, अगर आपने ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक के रूप में सेवा देने के लिए अगर आपने ज्वाइन किया है, यानी एज अ सोल्जर अगर आपने ईस्ट इंडिया कंपनी में ज्वाइन किया है, एंड इफ यू आर एन इंडियन, तो वैसे केस में आपके साथ बिफोर ज्वाइनिंग आपको एक एग्रीमेंट करना होता था। एंड व्हाट वाज द एग्रीमेंट? एग्रीमेंट यही था कि इंडियन सोल्जर्स इट फोर्स द सीपोज टू फाइट ओवरसीज। यहां पे तो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 में आया, हालांकि यहां पे इसको डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 में
भारतीय जो सेना में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हुए, उनके साथ ये एग्रीमेंट किया गया जिसके अनुसार उनको ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर यानी ओवरसीज वॉर में भी भेज सकते हैं। यानी जो भारतीय अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेजों का अर्थ है यहां ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सेना में सर्विस देंगे, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी अगर भारत के अंदर कहीं भी उनको अपॉइंट कर सकती है। एंड एट द सेम टाइम अगर ओवरसीज ट्रेड होता है यानी भारत के बाहर युद्ध होता है तो उन युद्धों में उनको भाग लेना पड़ेगा। वो उस समय ये मुकर नहीं सकते हैं या ये नहीं कह सकते हैं कि हमें बाहर लड़ने के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए या हमारा रिलीजन जो है वो अलाउ नहीं करता है कि हम किन्हीं कारणों से दूसरी भूमि पर जाकर युद्ध लड़ें। इस तरह के किसी भी एक्सक्यूज को नहीं दे सकते हैं। इफ यू हैव ज्वाइंड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ सोल्जर, आपके साथ ये एग्रीमेंट हो गया और इस एग्रीमेंट के अनुसार अब आप ईस्ट इंडिया कंपनी को ना नहीं कह सकते हैं। विद इन इंडिया के किसी भी प्लेस पर अगर युद्ध होता है तो वहां आपको भेजा जा सकता है और इंडिया के बाहर भी अगर कहीं युद्ध होता है तो वहां भी आपको भेजा जा सकता है। इसी को हम कह रहे हैं जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। तो ये जब 1856 में आया तो 1856 में जो कोई भी भारतीय सेवा दे रहे थे सेना में, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में, उन सभी सोल्जर्स को भी इसके लिए एग्रीड होना पड़ा, यानी उनको इसके ऊपर हस्ताक्षर करना पड़ा, अपना कंसेंट देना पड़ा कि ठीक है वी आर एग्रीड। लेकिन उनके अंदर जो है अंग्रेजों के प्रति एक आप कह सकते हैं एक निगेटिव वाइब जरूर आ गई इस नियम की वजह से कि ये हमारे साथ जाति कर रहे हैं, हमारे अधिकारों को हमसे छीन रहे हैं या हमें मजबूरन इसके ऊपर हस्ताक्षर करना पड़ रहा है। और भविष्य में जो कोई भी आएगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भारतीय सेना में भर्ती होंगे, सोल्जर के तौर पे अपॉइंट होंगे, उनके साथ भी ये एग्रीमेंट होगा। तो ये दूसरा कारण रहा मिलिट्री कॉज का। अब भारतीय इससे क्यों नाराज है? भारतीय इसलिए नाराज हैं क्योंकि इंडियन सोल्जर्स जो हैं उनके रिलीजन में, यानी भारतीय जो सेना में भर्ती हुए उनके धर्म में इस बात की मनाहट थी या इस बात को लेकर आप कह सकते हैं कि एक रूमर, एक प्रकार से ये भारतीय जो सेना में भर्ती हुए उनके बीच इस प्रकार का रूमर था या इस तरह का बिलीव था या आप कह सकते हैं स्टेरियोटाइप थॉट था। वो थॉट ये था कि समुद्र पार करके या लांघना हमारे धर्म में मनाहट है। तो अंग्रेज जो हैं अब उन्होंने जब जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट साइन करवा लिया है तो वो आपको तो समंदर के पार भी युद्ध के लिए भेजेंगे तो आपको जाना पड़ेगा। इसलिए उनकी नाराजगी थी कि इट वाज कॉन्ट्ररी टू आवर रिलीजन। हमारे धर्म में यह मनाहट है, समंदर पार करके लांघ करके हम युद्ध के लिए नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसके अनुसार अब आपको जाना पड़ेगा। तो अपने धर्म के खिलाफ जाएंगे वो, इसलिए वो नाराज थे। एंड एट द सेम टाइम उनको बाहर जाकर युद्ध लड़ने के लिए कोई एक्स्ट्रा अलाउंस यानी कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगा, इसको लेकर के भी नाराजगी थी। और दूसरा इसका अर्थ यह भी निकल रहा था कि जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट इसलिए भी लाया गया है ताकि, क्योंकि जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के आने से पहले भारतीय सेना को जब ओवरसीज ट्रेड के लिए भेजा जाता था तो कई बार एक्सक्यूजेस देते थे, वो युद्ध के लिए नहीं जाते थे। लेकिन अब भारतीय सेना को ऐसा लगने लगा, नहीं भारत के नागरिक जो सेना में ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना के तौर पर भर्ती हुए थे, अब उनको इंडियन सिपोइज को अब ऐसा लगने लगा कि ये कानून इसीलिए लाया गया है ताकि वी शुड नाउ कंपेल्ड, अब हमें मजबूर कर दिया जाएगा कि हमें युद्ध जाकर लड़ना ही है। क्योंकि स्वाभाविक है मैंने हस्ताक्षर कर दिए तो अब मैं मना भी नहीं कर सकता हूं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। क्योंकि हमसे जब हस्ताक्षर किया गया तो ये साफ स्पष्ट लिख दिया गया कि भाई हमें युद्ध में जाकर भाग लेना है, और अगर हम भाग नहीं लेंगे तो वैसी स्थिति में हमारे साथ ये सारी चीज़ें घटित होंगी, हमारे साथ हमें इस तरह के परिणामों से गुजरना होगा, कंसिक्वेंसेस से गुजरना होगा। तो इट सीम्स लाइक ऐसा प्रतीत हो रहा था भारतीय को कि भाई वी आर फोर्स टू गो फॉर ओवरसीज ट्रेड, अब हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम बाहर जाकर लड़ें। इसको लाने वाला कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। गवर्नर जनरल जब लॉर्ड कैनिंग थे, ही हैज ब्रॉट दिस जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। ठीक है,
थर्ड वन इज डिफीट ऑफ द ब्रिटिश। थर्ड जो मिलिट्री कॉज है वो क्या है? डिफीट ऑफ द ब्रिटिश इन द फर्स्ट अफगान वॉर इनकरेज इंडियन सोल्जर्स टू रिवॉर्ड। अफगान, एंग्लो अफगान वॉर भी आप इसको कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने अफगानिस्तान में जाकर युद्ध लड़ा था अफगानिस्तान के टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए। उस समय इमिरेट्स से उनकी युद्ध हुई थी। तो इमिरेट्स से जब उनका युद्ध हुआ तो उनको शुरुआती समय में तो कुछ बढ़त मिली, यानी कि कुछ एडवांटेजेस मिले, कुछ फायदा हुआ, बट लेटर ऑन हम देखते हैं कि अफगान, एंग्लो अफगान वॉर में अंग्रेज हार गए थे। जब वो हार गए तो एक मैसेज जो है वो भारतीयों के बीच भी गया कि ऐसा नहीं है कि अंग्रेज अनडिफीटेबल है, क्योंकि अभी तक अंग्रेजों ने जितने भी युद्ध लड़े भारत में, उन युद्धों को उन्होंने जीता था। ठीक है, तो पहली बार वो युद्ध हारे तो भारतीयों को एक मैसेज गया कि हम भी इन्हें हरा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये अनडिफिटेबल है। तो भारतीयों के अंदर जो एक मनोबल है, खासकर भारतीय जो सेना के रूप में सेवा दे रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनके अंदर जो एक मनोबल था वो बढ़ा, वो मजबूत हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1857 की क्रांति में बड़ी संख्या में भारतीय जो सैनिक के रूप में सेवा दे रहे थे वो इस युद्ध में भाग लेंगे। नेक्स्ट इज एजिटेशन ओवर द इश्यू ऑफ ग्रीस कार्ट्रिज। इसको आप इमीडिएट कॉज में भी समझ सकते हैं, या आपके किताब में इमीडिएट कॉज के रूप में इसको पढ़ाया गया होगा। तो आप देखते हैं कि ऐसे तो नंबर ऑफ कॉजेज जो आप पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कॉजेज, और फिर आपसे सवाल ये भी होता है कि व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इमीडिएट मतलब ये सारी चीजें तो बहुत पहले से घट रही हैं, लेकिन वो घटनाएं जिसके होने के तुरंत बाद जो है युद्ध की शुरुआत हो गई, यानी भारतीयों ने विद्रोह कर दिया। तो वो था इनफील्ड राइफल्स। इनफील्ड राइफल्स क्या है? इनफील्ड राइफल्स में जो बुलेट होती है ना, उसको लेकर एक रूमर स्प्रेड हो गया कि उस बुलेट के चारों ओर एक लेयर है, और वो लेयर कैसा है? वो लेयर काव और पिग के फैट से बना हुआ है। अब काव और पिग का जो फैट है, स्वाभाविक है इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए पिग जो है, सूअर जो है, वो आप कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज हो जाती है जो उनके यहाँ मनाहट है, इसका नाम तक वो नहीं लेते हैं, और आप कह सकते हैं कि ये पवित्र नहीं है उनके लिए। और सिमिलरली हिंदुओं में काव, गाय जो है, उसको माता के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो इसके फैट से बनी हुई चीज को वो अपने माउथ तक लेकर जाएं, क्योंकि उस लेयर को हटाने के लिए उसको दांत से क्या करना पड़ता था? खींचना पड़ता था। तो इधर इन इस्लाम और इन सनातन दोनों ही धर्म में हम देखते हैं कि इट वॉज प्रोहिबिटेड। तो इस तरह के रूमर्स जब स्प्रेड हुए भारतीय सैनिकों के बीच में, वेदर दे बिलोंग्स टू इस्लाम और दे बिलोंग्स टू सनातन, तो एक असहमति जो है वो भारतीय सेना के बीच आने लगी कि हम इस तरह के इनफील्ड राइफल्स को नहीं यूज करेंगे। अब इनफील्ड राइफल्स में जो बुलेट है उसके चारों ओर जो एक लेयर है, जो रूमर है ऐसा कि वो काव और पिग के फैट से उसका लेयर जो है वो तैयार किया गया है, और बिफोर, इससे पहले कि आप उस बुलेट को इनफील्ड राइफल में डालें, आपको उस लेयर को दांत से खींच कर क्या करना होगा? अलग करना होगा, और तब बुलेट उसमें से निकालकर आप इनफील्ड राइफल में डाल सकते हैं। तो इस तरह के रूमर्स को लेकर भारतीय सैनिकों में असहमति हो गई। उन्होंने इस बात की असहमति दर्ज भी कराई, एंड मंगल पांडे वॉज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट, आप कह सकते हैं सीपॉय, इंडियन सीपॉय, हु रिफ्यूज्ड टू यूज दोज कार्ट्रिजेस। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के कार्ट्रिजेस यूज नहीं करेंगे। ही वॉज अ ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह के कार्ट्रिजेस को यूज नहीं करेंगे, और उनको इसके लिए इंसिस्ट किया गया, एंड एट लास्ट उन्होंने अपने ही सीनियर ऑफिसर के ऊपर गोली चला दी, और यहां से 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ, यानी यहां से इसकी शुरुआत हुई। अब ये जब विद्रोह शुरू हो गया तो भारतीयों के बीच जब ये मैसेज गया, तो भारतीयों के अंदर पहले से अंग्रेजों के प्रति जो एक नफरत थी
उसके जो अलग अलग कारण हैं जो आप पढ़ रहे हैं, किसी को जॉब्स या लोअर सैलरीज की वजह से होगा, किसी का जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट की वजह से होगा। अब पॉलिटिकल कॉज में आपने पढ़ा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, और जो दूसरे कॉजेज आपने पढ़े हैं। तो सबके अपने अपने कारण थे भारतीयों के अंग्रेजों के प्रति नाराजगी के। अब वो सारी नाराजगी जो है वो 1857 की इमीडिएट कॉज के बाद क्या हुई, अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने में मदद करती है कि सबका दुश्मन अंग्रेज है, तो हम सब मिलकर क्या करें, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दें। तो सबने, हालांकि सबने अपने अपने तरीके से सीधे लड़ने का प्रयास किया, यूनाइट होकर लड़ने का प्रयास नहीं किया, ठीक है। और ये एक मुख्य कारण रहेगा कि हम 1857 की क्रांति को 1857 की क्रांति का हार जो है उस पर जब हम विश्लेषण करेंगे तो वहां हम इन चीजों को देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट वर द इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज में सबसे पहला एंटी इंडियन। अंग्रेजों को एंटी इंडियन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को एंटी इंडियन कंसीडर किया गया है। एंटी इंडियन क्यों कंसीडर किया गया है? एंटी इंडियन इसलिए कंसीडर किया गया है, देखिए ये स्वाभाविक है कि इट वाज अ कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी है, और कंपनी का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था, जो प्रायोरिटी थी, वो तो बहुत स्पष्ट है। एवरी कंपनी हैज अ वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव टू मल्टीप्लाई प्रॉफिट। उसका एक ही उद्देश्य था कि मुझे अपने प्रॉफिट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हाँ, लेकिन ह्यूमैनिटी को उन्होंने क्या कर दिया, मानवता को ताक पर रखकर उन्होंने अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने का काम किया। और इसमें हम देखते हैं कि अपनी प्रॉफिट को बनाने के चक्कर में उन्होंने भारत की इकोनॉमी को पूरी तरह से कोलैप्स कर दिया। हमारी अर्थव्यवस्था जो थी, मुगलों के दौर में हमारी जीडीपी जो थी वो 25% से अधिक थी, और अंग्रेजों के दौर में हम देखते हैं कि ये सिंगल डिजिट में आ गई। तो इससे हमें इस बात को हम समझ पा रहे हैं कि स्वाभाविक है कि उन्होंने अपने इकोनॉमी को, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, और बाद में ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, वहाँ जो क्रॉन है, उसने ब्रिटेन की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए भारत की इकोनॉमी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, कोलैप्स कर दिया, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारी इकोनॉमी को कोलैप्स करके अपनी प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया। और इसमें उन्होंने क्या कुछ किया, तो कुछ मेजर जो उन्होंने स्टेप्स लिए, वो सबसे पहला है हेवी एक्सपोर्ट ड्यूटी। यानी भारत में टेक्सटाइल में हम पूरी दुनिया में उस समय सबसे बड़े उत्पादक थे, यानी हमारा प्रोडक्शन जो था वो पूरी दुनिया में सबसे अधिक था, और वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल्स जो है हम प्रोड्यूस करते थे, क्वालिटी टेक्सटाइल प्रोड्यूस करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे जो टेक्सटाइल्स थे और जो दूसरे प्रोडक्शन जो हम करते रहे होंगे उस समय, उसके ऊपर उन्होंने हेवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब भारत से जो भी वस्तु यूरोप और दूसरे प्लेसेस पे जाएगी उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स छोटा मोटा नहीं, हेवी, बहुत बड़ा टैक्स अमाउंट देना पड़ेगा। अब आप इस बात को समझिए कि हेवी एक्सपोर्ट ड्यूटी जब आपने लगा दिया, जब टैक्स लगा, ड्यूटी इज अ काइंड ऑफ टैक्स, तो आपने जो टैक्स लगा दिया, तो उस वस्तु की कीमत अगर 5 रुपए है और बहुत बड़ा टैक्स का बोझ डाल दिया, तो अब उस मान लीजिए 3 रुपए टैक्स का बोझ डाल दिया। आमतौर पे 0.50 पैसे होने चाहिए थे, लेकिन आपने 3 रुपए लगा दिया, तो अब वस्तु की कीमत 8 रुपए हो गई। ट्रांसपोर्ट होगी यूरोप, तो आप मान लीजिए उसमें 1 रुपया लग रहा है, तो अब 9 रुपए वो यूरोप के मार्केट तक पहुंचेगी। अब यूरोप के मार्केट में भी तो जो सेलर होगा वो भी अपना प्रॉफिट लगाएगा उसमें, तो वो 10-11 रुपए कंज्यूमर को वहां पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा, ऑटोमेटिक डिमांड जो है वो घट जाएगा, क्योंकि कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, राइज हो गया। तो इस वजह से फॉरेन मार्केट में, यानी भारत के बाहर जो हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको जो बाहर एक बड़ा मार्केट मिला हुआ था भारत के बाहर, उसका डिमांड कम होने लगा। अब जैसे जैसे डिमांड कम होगा, स्वाभाविक है कि प्रोडक्शन ऑटोमेटिक, अब कल तक 10 लोग डिमांड करते थे, टैक्स बढ़ गया, इस वजह से मेरा डिमांड घटकर 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। तो हम अपने यहाँ यानी भारत के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो कल कारखाने चला रहे हैं, जिन्होंने बड़ी संख्या में मजदूरों को रखा हुआ है, उनकी भी संख्या को वो क्या करेंगे, कम कर देंगे। और धीरे धीरे एक समय के बाद हम देखेंगे कि जब उनका
प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं निकल रहा है, यानी जो रेंट है, जो दूसरे रिसोर्सेज के कंजप्शन पे उनको पैसा देना पड़ रहा है, ये भी नहीं निकल रहा है, तो फिर वो बंद कर देंगे। और इस तरह से धीरे धीरे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, खासकर बंगाल में मुर्शिदाबाद वो जगह थी जहाँ पे बड़ी संख्या में टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता था, ये धीरे धीरे मार्केट पूरी तरह से कोलैप्स करने लगा। इसके अलावा अब भारत से, तो भारत के इंडस्ट्री को उन्होंने पूरी तरह से कोलैप्स किया हेवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाकर। और देखिए क्या किया, जीरो और नॉमिनल इंपोर्ट ड्यूटी, यानी जो यूरोप से यानी ब्रिटेन से जो वस्तु भारत में आएगी उसके ऊपर कर बिल्कुल जीरो या नॉमिनल नाम मात्र का पैसा लगेगा। तो इससे क्या फायदा हुआ कि यूरोप के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका डिमांड क्या हुआ, क्योंकि भारत में आकर वो बेचेंगे तो भारत में, अब आप कहेंगे लोकल मार्केट में क्यों नहीं हम बेच रहे थे, क्योंकि कॉटन जैसी चीज़ें जो है वो बहुत एक्सपेंसिव थी और कॉटन से बनने वाले टेक्सटाइल यानी जो कपड़े थे वो बहुत एक्सपेंसिव होते थे और एक्सपेंसिव कपड़ों का डिमांड भारत से बाहर यूरोप में बहुत ज़्यादा था। भारत के मार्केट में वो डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं थे। दूसरी तरफ यूरोप से हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी अभी हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं आई हैं, हालांकि मैंने आपको इंडस्ट्रियलिस्ट कहा, वो आपको समझाने के लिए कहा, अभी भी हमारे यहाँ मैनुअल वर्क हो रहा है, हाथों से चीज़ें जो हैं वो कपड़े जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, थ्रेड तैयार किए जा रहे हैं, थ्रेड से कपड़े तैयार किए जा रहे हैं। जबकि यूरोप में इस समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हो चुका है, मशीन से कपड़े बनकर आ रहे हैं। मैनचेस्टर जो है, बाद में अभी वर्तमान में अहमदाबाद जो है गुजरात में, उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो कॉटन टेक्सटाइल के लिए। तो यूरोप में मशीन्स लग चुके हैं, मशीन से कपड़े बनकर आ रहे हैं भारत, जो बहुत सस्ते हैं। इसीलिए भारत में जो कपड़े बन रहे हैं वो उनकी तुलना में महंगे हैं, इसलिए लोकल मार्केट में डिमांड बहुत लो है और बाहर के मार्केट में डिमांड है। बट बाहर के मार्केट में डिमांड होते हुए भी क्या है, ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, हेवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया, तो हमारा बाहर का भी डिमांड डिक्रीज कर गया और इस तरह से हमारी इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर गई। जबकि यूरोप से जो कपड़े बनकर आ रहे हैं वो मशीन से बनकर आ रहे हैं, सस्ते हैं, तो भारत के मार्केट में वो तेजी से क्या कर रहे हैं, अपने टेक्सटाइल्स को बेच पा रहे हैं। डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ने की वजह से यूरोप के इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है, उनके यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो रहा है, नई टेक्सटाइल कंपनीज इस्टेब्लिश हो रही हैं, रोजगार के साधन, सरकार को वहाँ के टैक्स आ रही है, तो ब्रिटेन की इकोनॉमी मजबूत हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और हमें इसका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तीसरा, ब्रिटिश गुड्स फ्लडेड इंडियन मार्केट। अब भारत के बाजार में ब्रिटिश गुड्स जो है, ब्रिटेन से बनने वाली वस्तुएं जो हैं वो देखते हैं कि वो पूरी तरह से फ्लड कर गई। फ्लड का मतलब पूरी तरह से बाढ़ जैसे आती है ना, वैसे ही वस्तुएं जो है बाढ़ की तरह भारतीय बाजार में देखने को मिलती हैं। डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडियन ट्रेडर्स एंड वीवर्स सफर्ड। हमारे यहाँ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, हाथों से जो वस्तु बनाने वाले लोग थे, अब वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि यूरोप से, ब्रिटेन से हाथों की जगह मशीन से वस्तुएं बनकर भारतीय बाजार में बिक रही हैं। अब भारतीय बाजार में बिकने के कई कारण हैं, एक तो वो सस्ती हैं, दूसरा उस पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं। भारत के मार्केट में जैसे ही आता है उस पर जीरो या नॉमिनल टैक्स है, तो उसकी कॉस्टिंग भी कम है, इससे भारत के बाजार में वो सस्ती बिक रही हैं और तेजी से। लेकिन हाथों से बनने वाली चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जा रही हैं इन कारणों से, और हाथों से बनने वाली चीज़ों में टाइम कंजप्शन भी है, महंगी भी है और हर कोई उसको अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा है। यही कारण रहा कि धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट यानी हाथों से विभिन्न वस्तु बनाने वाले जो भारत में लोग थे वो बेरोजगार होने लगे। भारतीय व्यापारी को नुकसान होने लगा हेवी एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से, जिसकी वजह से वो भी उन्होंने भी अपने धंधे बदल लिए होंगे, या हो सकता है कि अपने धंधे बंद करके उन्होंने कुछ काम वाम भी शुरू कर दिया होगा, किसी और के यहाँ काम करना शुरू कर दिया होगा। कई बार हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस लगाते हैं, बिजनेस फेल हो गया तो फिर किसी के यहाँ एम्प्लॉयड हो गए, तो ऐसी स्थिति हो गई, उनको बड़ा नुकसान हुआ। और वीवर्स मतलब बुनकर जो है, ठीक है, वो भी सफ़र कर रहे थे। स्वाभाविक है, टेक्सटाइल कंपनी जो ब्रिटेन से टेक्सटाइल जब मशीन से बनकर भारत में आ रही हैं, वो सस्ती हैं, इसका डिमांड भारत में बड़ा है, तो स्वाभाविक है। और भारत में जो कॉटन या दूसरे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो हाथों से अभी भी बना रहे हैं, टाइम कंजप्शन है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है, तो और एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देने की वजह से उनका टाइम जो है, आई मीन टू से जो सेल्स है वो भी क्या हो गया है, घट गया है। तो
भारतीय बुनकर जो हैं वो भी बेरोजगार होने लगे। तो ये भी एक कारण रहा, इकोनॉमिक कॉजेज, थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस, मिलियंस ऑफ इंडियंस जो है वो बेरोजगार हुए उनकी इन इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से। स्वाभाविक है कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर शासन कर रही है, पॉलिसीज वही बना रहे हैं, तो इसकी वजह से बड़ी संख्या में भारतीय जो है वो क्या हुए, बेरोजगार हुए। इसके बाद क्या कहता है, फिर कहता है परमानेंट सेटलमेंट। फिर उन्होंने एक और व्यवस्था लाई, वो है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 क्या है, जमीन के ऊपर जो वो कर लगा रहे थे उस कर को वसूलने के लिए एक नई व्यवस्था लाई गई जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 कहते हैं। इसको लाया किसने था, इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे इसको। इसके अनुसार इसको कहां कहां लागू किया गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। इस नए नियम के अनुसार क्या है, जमींदार, यानी जमींदार एक व्यक्ति है जिसको हमने ये जिम्मेदारी दे दी, यानी जिम्मेदारी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि तुम्हें हमें इतना कर वसूल करके देना है, और बदले में कर वसूलने के लिए, चूंकि स्वाभाविक है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर जो है वो एक साथ होती है। अगर आपको हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और पावर ना दें तो स्वाभाविक है कि यू वुड नॉट बी एबल टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितनी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके इक्विवेलेंट आपको पावर देना होता है। इसलिए आप देखते हैं अलग अलग ऑफिसर्स जो होते हैं उनके अलग अलग पावर्स होते हैं। जैसे हवलदार और एसपी के पावर में क्या है, फर्क है, क्योंकि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों का वर्कलोड अलग अलग है। सिमिलरली इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि हमें हर एक एरिया वाइज एक जमींदार अपॉइंट कर दिया गया, और उसको ये जिम्मेदारी दे दी गई कि इस एरिया, इस टेरिटरी से हमें क्या चाहिए, इतना टैक्स चाहिए। ठीक है, अब हमें जो चाहिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी हमने, तो बदले में हमें उनको पावर भी देना होगा। तो पावर हमने क्या दिया, लैंड के ऊपर ओनरशिप जो है वो जमींदार का होगा। जमींदार जो है ऑन बिहाफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी द ओनर ऑफ द लैंड, जिस टेरिटरी से उसको हमने कर वसूलने के लिए दिया है, एंड इन रिटर्न इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे सच टैक्सेस जो हमने उनसे डिमांड की है। अब जमींदार कहां से टैक्स वसूल करेगा, तो स्वाभाविक है कि वो किसानों से कर वसूलेगा, जिसको आप लगान भी कह रहे हैं। किसानों से वो जितना उसे अंग्रेजों को देना है उसको इक्वली डिवाइड कर देगा एज पर द टेरिटरी। आप जिसके पास जितनी बड़ी टेरिटरी है उस टेरिटरी के बेसिस पे वो डिवाइड करेगा, और किसानों से फिर वो उतना फसल उगाएगा, वसूली करेगा। ठीक है, तो ये भी एक कारण रहा, क्योंकि जमींदार जो है अंग्रेजों को तो जितना कर देना है उतना कर तो वो वसूलते ही थे, लेकिन उससे अधिक कर वसूलते थे अपने फायदे के लिए भी। अगर 10 रुपये अंग्रेजों ने मांगा है तो 15 रुपये, 18 रुपये, क्या कर रहे हैं, 16 रुपये, 17 रुपये, कोई बहुत लिबरल है तो 12 रुपये। इस तरह से वो कर वसूलीकरण कर रहे हैं, यानी जिसका पूरा का पूरा बोझ जो है वो किसानों के ऊपर जो है वो पड़ गया। तो ये भी एक इकोनॉमिक कॉज में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फोर्स फार्मर टू ग्रो, एंड एट द सेम टाइम फार्मर्स जो हैं दे वर फोर्स्ड टू ग्रो दोज क्रॉप्स दैट वर हाईली डिमांडेड इन यूरोप और अदर मार्केट्स। ईस्ट इंडिया कंपनी जहां जहां अपनी वस्तुएं बेच रही थी या जहां जहां उनकी कॉलोनीज थी, वहां के किसानों को, चूंकि हम भारत की बात कर रहे हैं तो स्पेशली हम भारत से ही जुड़े हुए मुद्दों पे बात करेंगे, कि भारत में उन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए किसानों को मजबूर किया जाता था जिन क्रॉप्स के डिमांड फॉरेन मार्केट में अधिक थे, जिससे कि उनका मुनाफा क्या हो सके, बढ़ सके। और किसानों को इसके बदले में जो रकम दी जा रही है, जो आप कह सकते हैं कि जो पेमेंट किया जा रहा है वो बहुत ही नॉमिनल है, बहुत कम है। ठीक है, तो ये भी एक कारण रहा, इकोनॉमिक कॉज में आप इसको डाल सकते हैं। एक और है कॉन्फिस्केशन ऑफ स्टेट। कॉन्फिस्केशन मतलब होता है सीज्ड, मतलब आप जब्त कर लेते हैं, जब्त करना। और स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब होता है असेट्स। तो जो दान में दी गई संपत्ति थी अंग्रेजों से पहले, मुगलों के दौर में या मुगलों से पहले जो भी दिल्ली सल्तनत चला, या देश भर में दक्षिण भारत में आप देखते हैं विजयनगर किंगडम है, बहमनी किंगडम है, और भी बहुत सारे किंगडम रहे हैं। तो अंग्रेजों के यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से 1852 जब इनाम कमीशन आया, तो इनाम कमीशन के आने से पहले जो दान में दी गई जमीनें थीं या जो दूसरी संपत्ति थी,
उन संपत्ति का अगर आप टाइटल डीड का मतलब आप अपना मालिकाना हक उस असेट्स के ऊपर दिखाने में अगर असमर्थ रहे, इनकैपेबल रहे ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो आपकी उस संपत्ति को, उस असेट्स को ईस्ट इंडिया कंपनी सीज कर लेगी। इससे भी बड़ी संख्या में लोगों के असेट्स क्या किए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीज कर लिए। और यह कहकर सीज कर लिया कि नियम तो उन्होंने बनाया, इनाम कमीशन एक नया नियम आया 1852 में, इसके अनुसार लैंड ओनर्स वर आस्क्ड टू शो टाइटल डीड्स। टाइटल डीड्स का मतलब वही, आपका उस संपत्ति के ऊपर अधिकार है, दान में मिला है, तो कोई डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन दिखाइए मुझे। अगर डॉक्यूमेंट्स दिखाने में आप असमर्थ हैं तो आपकी जो जमीन है वो जमीन क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, रिजम्पशन ऑफ रेंट फ्री लैंड्स, और जिन जमीनों के ऊपर कर नहीं लग रहा था उन जमीनों के ऊपर इन्होंने रेंट इंपोज कर दिया, पुनः रेंट जो है वो लगा दिया। तो इट वाज आल्सो वन ऑफ द कॉज, इकोनॉमिक कॉज में आप ये भी डाल सकते हैं। इससे भी भारतीयों के अंदर नाराजगी बढ़ी अंग्रेजों के खिलाफ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। इसके अलावा क्या कह रहा है, इसके अलावा कह रहा है वाइड स्प्रेड रिजनमेंट अमंग लैंड एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास। ठीक है। जो भारतीय हैं, जो एरिस्टोक्रेट्स थे और जो मिडिल क्लास है, इनके भीतर भी अंग्रेजों के प्रति, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति एक नाराजगी जो है, रेजेंटमेंट यानी एक नाराजगी जो है वो उत्पन्न हुई। इसके पीछे का कारण क्या है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को बहुत हाई सैलरीज दी जा रही थी, यानी सिविल सर्विसेज में जो लोग भी थे या जो दूसरे ऑफिसर्स थे, जो लोग भी जो अंग्रेजी अधिकारी थे, जो यूरोप से, ब्रिटेन से आए हुए अधिकारी थे, उनको उस पद के लिए अच्छी पेमेंट दी जा रही थी। अगर उसी पद पर कोई भारतीय, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया मिलिट्री कॉज में, अगर उसी पद पर भारतीय है तो उसकी पेमेंट बहुत कम होती थी। इसके अलावा भारत में जो इतना पैसा उगाया जा रहा था, यानी ये जो पैसा जनरेट किया जा रहा था, ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये पैसा सेविंग के रूप में, प्रॉफिट के रूप में यूरोप जा रहा है। ठीक है। प्रॉफिट और सेविंग के रूप में। अब स्वाभाविक है कि मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर सऊदी अरब में एज अ टीचर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा घर कहाँ है, बिहार में है, इंडिया में है, तो मुझे वहाँ जो सैलरीज दी जाएंगी उसका एक सर्टेन हिस्सा तो स्वाभाविक है मैं अपने वहाँ पर जीवन बिताने में खर्च करूँगा, डे टू डे लाइफ में, रहने खाने में, और इसके इतर जो पैसा बचेगा वो मैं कहाँ वापस भेजूंगा, अपनी परिवार के लिए, जो बिहार में, पटना में, सिटी में जो हैं उनके लिए वो पैसे मैं भेज दूंगा। तो इस तरह से सऊदी अरब से कमाया हुआ पैसा मैं इंडिया भेज रहा हूँ, इंडिया में बिहार, पटना और सिटी में भेज रहा हूँ। तो वैसे ही भारत में जितने भी यूरोप से आए हुए अधिकारी थे, उन सब ने बड़ी मात्रा में जो उनको प्रॉफिट होता था, क्योंकि वो यहाँ आकर सिर्फ एज एन ऑफिसर अपॉइंटेड नहीं थे, वो यहाँ पर आकर अपना कारोबार भी करते थे, फैला लिया था उन्होंने कारोबार। तो जो प्रॉफिट हो रहा है, जो सेविंग्स हो रही है, वो सारी की सारे कहाँ जा रही है, यूरोप जा रही है, जिससे यूरोप की इकोनॉमी क्या हो रही है, मजबूत हो रही है। अब आप कहेंगे यूरोप की सेविंग से यूरोप की इकोनॉमी, स्वाभाविक है कि मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ तो 10 रुपये ही मार्केट में खर्च कर रहा हूँ। अब मैं 500 रुपये कमाऊंगा तो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को और इन्हांस करने के लिए, अपने बेसिक नीड, रोटी, कपड़ा, मकान, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं उस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करूँगा और क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज लूंगा, तो मार्केट में पैसा क्या होगा, सर्कुलेट होगा, सबकी इनकम बढ़ेगी। तो मार्केट में जो एक देश में रहने वाली आबादी जितना ज़्यादा पैसा कमाएगी उतना ज़्यादा वो खर्च करेगी, और इससे मार्केट में पैसा क्या होता है, सर्कुलेट होता है। तो इससे देश की इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, देश के लोगों को भी फ़ायदा होता है, और सरकार को तो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जितना ज़्यादा आपकी कमाई बढ़ेगी उतना ज़्यादा आप खर्च करेंगे, और जितना आप खर्च करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज पे, लगभग भारत जैसे देश की बात करें तो हर गुड्स एंड सर्विसेज पे सरकार क्या ले रही है, आपसे कर ले रही है। पानी से लेकर इस देश में हवा जो है अभी फिलहाल मुफ्त है, इसके अलावा जो कुछ भी आप देख रहे हैं सभी चीज़ों पर सरकार कर लेती है आपसे। तो सरकार का भी जो रेवेन्यू है वो बढ़ता है। तो इससे भी मिडिल क्लास, चूंकि मिडिल क्लास पढ़ा लिखा एजुकेटेड है, तो उसको इस बात से भी नाराजगी थी। और आर्मीज के ऊपर अंग्रेज जो है
अपनी सल्तनत को बनाए रखने के लिए, अपने कंट्रोल को भारतीयों के ऊपर बनाए रखने के लिए, एंड एट द सेम टाइम भारत के आसपास के टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए अपनी मिलिट्री के ऊपर, उसके वेपन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे क्या करते थे, खर्च करते थे। तो क्या ब्रिटेन की गवर्नमेंट से ये पैसे आते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को? नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो पैसे अर्न कर रही थी उसी पैसे को सेना को मजबूत करने पर खर्च किया जाता था। और ये जो पैसे अर्न करते थे, स्वाभाविक है ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, शायद मुझे नहीं पता कि आप इस विषय को जानते हैं नहीं जानते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाती थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ है? इंग्लैंड में बैठी है, यानी कि 5, 10, 15 लगभग 82, 85 ऐसे कुछ सदस्यों यानी शेयर होल्डर्स की एक कंपनी थी, और इनमें से कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हेड ऑफ द कंपनी है, ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए, और उनके नीचे वो लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के ही पूंजी जो है वो लगे हुए थे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स वो लोग हैं, जैसे मुझे मान लीजिए कि 100 रुपए की जरूरत है और 100 रुपये मेरे पास नहीं है, किसी व्यापार को चलाने के लिए मुझे 100 रुपए की जरूरत है और मेरे पास 100 रुपये नहीं है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा 20 लोगों से मैंने क्या ले लिया, 5-5 रुपये ले लिए, तो मेरे पास 100 रुपये आ गया। तो इसी तरह से इस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको आप कह रहे हैं, इस कंपनी के लिए जो कैपिटल की जरूरत थी, उस कैपिटल के लिए हम देखते हैं कि जो इंग्लैंड में उन दिनों 1600 ईस्वी के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फॉर्म्ड हुई थी, तो उन दिनों जो इलीट क्लास है उन्होंने अपना पैसा लगाया इस कंपनी में और ये कंपनी खड़ी हुई। इसके बाद इन्होंने दुनिया भर में भ्रमण किया, एक्सप्लोर किया और धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने पावर गेन किया। अब इस शेयर होल्डर्स की संख्या तो बहुत है, तो शेयर होल्डर्स की संख्या जब बहुत होगी तो डिसीजन मेकर कोई तो होना चाहिए। जैसे आपके क्लास में 45 बच्चे हैं, तो 45 बच्चों में एक मॉनिटर होता है, क्योंकि 45 बच्चों के ऊपर हम छोड़ देंगे तो कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा पाएगा, क्योंकि हर बच्चा अपने अपने हिसाब से अपने अपने सजेशन देगा। तो एक मॉनिटर रखा जाता है जो बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास वो सारे डिसीजंस को लेता है। वैसे ही शेयर होल्डर्स के बीच से, यानी जो शेयर होल्डर्स की संख्या है, जैसे यहाँ पे 20 शेयर होल्डर्स थे 100 रुपए के लिए, तो इसी तरह यहाँ जो शेयर होल्डर्स हैं इन्हीं के बीच से हम कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुन लेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग होंगे जिनकी संख्या क्या है, जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा शेयर लिए हैं और बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े पूंजीपति हैं, तो उन 5, 7, 9, 11, 13 सदस्यों की एक हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे। और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही सारे नियम कानून जो है वो क्या किए जाएंगे, तैयार किए जाएंगे कि कंपनी में जितने भी ऑफिसर्स भारत में काम कर रहे हैं उनको किन नियमों का पालन करना है, उनकी सैलरीज क्या होंगे, उनके पावर्स क्या होंगे, उनके फंक्शंस क्या होंगे, ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही तय करेंगे। तो ये सारा पैसा जो प्रॉफिट होगा वो किसके पास जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाएगा, और फिर वो शेयर होल्डर्स में क्या होगा, डिवाइड होगा। भारत में जो लोग भी हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर के पार्ट नहीं है, वो तो ऑफिसर्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया, वो तो एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास बड़ा हिस्सा जो है प्रॉफिट का जो है वो इंग्लैंड भेजा जा रहा है, ठीक है। आर्मीज को लेकर के मैंने बताया हेवी कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मीज। ईस्ट इंडिया कंपनी सेना को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे को क्या करती थी, खर्च करती थी। इससे भी भारतीय नाराज़ हैं, भारतीयों को इस बात से नाराज़गी थी कि उन पैसों का इस्तेमाल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, सोशल एमिनिटीज़ को ग्रो करने के लिए, यानी जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, इन सबको बेहतर करने के लिए खर्च किया जाना चाहिए। जबकि वो हमसे लूट तो रहे हैं लेकिन उस पैसे को वेस्ट कर रहे हैं और अपने इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। अब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियंस के बीच फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, कॉजेस तो हमने देख लिया। अब हम तो हार गए, हारने के पीछे के कारण के ऊपर विश्लेषण हम करेंगे। लेकिन क्या क्या चेंज हुआ जब हम युद्ध हार गए, तो युद्ध हारने के बाद स्वाभाविक है कि एक एनालिसिस हुआ होगा कि आखिर ये विद्रोह हुआ क्यों। तो ब्रिटेन की जो सरकार है और वहां जो क्रॉन है, यानी जो राजा और रानी उस समय में होंगे 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में जो कोई भी उस समय ब्रिटेन की रानी या राजा होंगे, उन्होंने इसका विश्लेषण किया, गवर्नमेंट ने विश्लेषण किया और उसके बाद उन लूप होल्स को उन्होंने क्या किया,
फिक्स किया, शॉर्ट आउट किया, ताकि भविष्य में ऐसे विद्रोह ना हो। तो इसमें शासनिक बदलाव किए गए, यानी कि शासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव किए गए। ठीक है, तो क्या क्या है? सबसे पहला है इंडिया केम अंडर द ब्रिटिश मोनार्क थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं होगा भारत में, कंपनी के हाथों से भारत की जो बागडोर है, भारत में जो शासन है वो छीन लिया गया। एक कानून लाकर, उस कानून का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और अब भारत सीधे ब्रिटेन के मोनार्क का गुलाम हो गया। यानी चूंकि ब्रिटेन में मोनार्की है, वहां डेमोक्रेसी तो है लेकिन ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन इज स्टिल मोनार्क। मतलब मोनार्की का मतलब होता है जहां देश का सर्वोच्च पद जो है, यानी सबसे बड़ा पद जो है, हाईएस्ट पोस्ट जो है, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनली, वहां आज भी राजा और रानी है, उन दिनों भी राजा और रानी ही थे। तो इसलिए ब्रिटेन जो है वो मोनार्क कहलाता है। तो ब्रिटिश मोनार्क के अधीन हो गया अब भारत। अब भारत किसी कंपनी का गुलाम नहीं है, वो सीधे ब्रिटेन का गुलाम है। ठीक है, ब्रिटेन की सरकार वहां से नियम कानून बनाकर भेजेगी। भारत में जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, उनको अब ब्रिटेन की सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। उनकी सैलरी, नियम कानून, कार्य, ये सब ब्रिटेन की सरकार तय करेगी। जबकि इससे पहले कौन तय कर रहा था? कंपनी का जब शासन था तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करते थे। ठीक है, अब आइए, अब चूंकि ब्रिटेन में जो सरकार बनी है, उस सरकार में हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटेन की डेवलपमेंट की है। यानी वहां के लोगों ने डेमोक्रेटिकली प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो चुना है, वो ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए चुना है, भारत के लिए नहीं चुना है। इसलिए वहां की सरकार पूरी तरह से फोकस्ड होगी और व्यस्त रहेगी ब्रिटेन के डेवलपमेंट में, ब्रिटेन के लिए जो डे टू डे चैलेंजेस है उनको शॉर्ट आउट करने में, वहां के जो सोशल पॉलिटिकल कल्चरल इश्यूज हैं उनको देखने में। तो भारत चूंकि अब ब्रिटेन का गुलाम है, वहां की सरकार अब भारत में शासन कर रही है इनडायरेक्टली, तो अब क्या करेगी वो कि इस काम को देख रेख के लिए भारत में नियम कानून, समस्या, इन सब का समाधान निकालने के लिए वो अपनी पूरी सरकार को एंगेज नहीं करेगी। मंत्री का जो समूह है उसमें एक अलग से मिनिस्ट्री बना देगी, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री होती है, होम अफेयर मिनिस्ट्री होती है। तो इसी तरह से एक अलग डिपार्टमेंट, एक मंत्रालय बनाएगी। उस मंत्रालय का नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, ही और शी, जो कोई भी अपॉइंट होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ही और शी विल बी रिस्पॉन्सिबल, ही और शी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया। क्योंकि भारत गुलाम है, तो भारत जो है उसका क्या होगा, भारत के सारे नियम, व्यवस्था, कानून, समस्या, उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखेंगे, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विल ट्रांसफर थिंग्स टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है अपॉइंट किया गया भारत में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं गवर्नर जनरल। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में गवर्नर जनरल जो होता था वो हेड ऑफिसर होता था भारत में। ठीक है, और गवर्नर जनरल की जगह वही व्यक्ति कहलाएगा वाइसरॉय। वाइसरॉय का मतलब होती है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, इसका अर्थ ही है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। इंडियन सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो अंग्रेजों के समय में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, हम देखते हैं कि ऑफिसर्स जो होते थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते थे, और इसका कोई नियम व्यवस्था नहीं था। जिस भाई भतीजावाद, संबंध, इन सब पे वो आश्रित होता था अधिकतर अपॉइंटमेंट। लेकिन अब इंडियन सिविल सर्विसेज एक एग्जाम होगा, जो कि 1861 में इसके लिए कानून आ गया, और इस कानून में सारी व्यवस्था बताई गई कि कैसे एग्जाम्स होंगे, कौन कौन एग्जाम दे सकता है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन एग्जाम कंडक्ट कराएगा। ठीक है, और जो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करेगा वही ऑफिसर के तौर पे भारत में अपॉइंट होगा। ठीक है, इसके अलावा 3 ब्रिटिश इंडियन प्रेसिडेंसीज, पूरे भारत को 3 इंपॉर्टेंट जोन में बांट दिया जाएगा। पहला जो, उसी को हम कहते हैं प्रेसिडेंसी, तो पहला है बंबई, दूसरा है कैलकाटा, और तीसरा है मद्रास, और तीनों के एक एक गवर्नर होंगे, तीनों प्रेसिडेंसी के। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी सेटअप कैलकाटा, और भारत में इसी एक्ट के अनुसार भारत में इंग्लिश एजुकेशन, यानी ब्रिटेन की जो एजुकेशन है वो भारत में आ गई,
आ तो पहले ही गई थी, लेकिन अब ऑफिशियली आ गई, यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश किया गया। और 3 यूनिवर्सिटी कहां कहां एस्टैब्लिश हुए, इन्हीं 3 प्रेसिडेंसी में हुए, कैलकाटा, बंबई और मद्रास। ठीक है, इसके अलावा लोकल स्तर पर, यानी लोकल स्तर पर लोकल चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी स्टैब्लिश किया गया, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। डिसेंट्रलाइज करने का अर्थ क्या है, पहले सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सेंट्रलाइज तरीके से सॉल्व की जाती थी। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जिस जिले में हम रहते हैं वो पटना जिला है। ठीक है, अब पटना जिला में हम जिस वार्ड में रहते हैं वो वार्ड 65 है। ठीक है, और स्टेट लेवल पे एक गवर्नमेंट है, अभी लोकल लेवल पे भी एक गवर्नमेंट है और यूनियन लेवल पे भी एक गवर्नमेंट है। अगर सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की बात करें तो सारी समस्याओं का समाधान, सारे नियम, सारी व्यवस्था कौन देखेगा, यूनियन गवर्नमेंट देखेगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है डिसीजन लेने के, लोकल लेवल पे भी कोई गवर्नमेंट नहीं है, यहां सिर्फ ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए जाएंगे और सारे निर्णय यूनियन गवर्नमेंट लेगी, वहां से निर्णय ट्रांसफर होंगे और लोकल लेवल पर लोकल प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के लिए काम किए जाएंगे। अगर डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज मतलब डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजन लेने का जो पावर है उसको मैंने डिवाइड कर दिया। यूनियन लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे लेती है, और लोकल जो चैलेंजेस हैं, जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, उसको लोकल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट लेती है। इसी को हम कह रहे हैं डिसेंट्रलाइज। तो लॉर्ड रिपन जो है उन्होंने पहली बार 1882 में लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एस्टैब्लिश किया, हालांकि पहले तो प्रेसिडेंसी में ही लाया गया था। कब किया, 1882 में किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ 1857, जिसकी हम बात कर रहे थे। 1857 की क्रांति हम क्यों हार गए? पहला है, हम यूनाइटेडली नहीं लड़े। हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े लेकिन यूनाइटेडली नहीं लड़े, और लैक ऑफ आप कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग नहीं रहा। बिहार में कुंवर सिंह लड़े, झांसी में लक्ष्मीबाई लड़ी, बेगम हजरत महल उत्तर प्रदेश में किसी क्षेत्र से लड़ी, इसी तरह तात्या तोप कहीं और से लड़े, बहादुर शाह जफर दिल्ली से लड़े। तो इतने सारे लीडर्स हैं, लेकिन हम यूनाइटेडली एक साथ नहीं लड़े। सब ने अलग अलग मोर्चे खोल रखे थे, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लीडर के नेतृत्व में उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तो ये एक मुख्य कारण रहा। दूसरा कारण, हमारे पास लैक ऑफ मैन, मटेरियल और मनी। चूंकि हमारे पास ना बड़ी संख्या में सोल्जर्स थे, ना हमारे पास सोल्जर्स के लड़ने के लिए आधुनिक हथियार थे, और ना ही हमारे पास मनी था, पैसा था। तो ये भी कारण रहा। जबकि दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास मैन भी है, मटेरियल भी है, मनी भी है, और एक एक्सपीरियंस तो आप कह सकते हैं भारतीयों के पास भी था, उनके पास भी है, लेकिन उनके पास बाहर जाकर लड़ने का एक बड़ा अनुभव, और वो बैक टू बैक कई लड़ाइयाँ लड़कर भारत में शासन जमाने में सफल रहे हैं। जबकि भारतीयों के पास शायद इस तरह का अनुभव बरसों से नहीं था। ये भी एक मुख्य कारण रहा। यानी आप कह सकते हैं ना कि जैसे कोई बच्चा एग्जाम देता है तो अपडेटेड रहता है, डेली पढ़ाई कर रहा है, तो बहुत जल्दी से चीज़ों को लर्न कर लेता है, दिमाग शार्प रहता है, या लर्निंग जो है उसकी एक्टिव रहती है। जबकि कोई बच्चा 1-2 साल पढ़ाई छोड़ दिया फिर वापस आके पढ़ाई कर रहा है तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। वैसी स्थिति थी भारतीय जो लीडर्स थे जो युद्ध लड़ रहे थे 1857 की। अब बिहार से कुंवर सिंह लड़ रहे हैं 82 साल की उम्र में, बहादुर शाह जफर की आयु भी कुछ ऐसी ही है। तो इतने बूढ़े बूढ़े लोग जाकर युद्ध लड़ रहे हैं, जबकि अंग्रेजों के पास यंग, लंबे हट्टे कट्टे जो हैं वो सैनिक हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, मेन भी है, मटेरियल भी है, मनी भी है। तो इसका भी फायदा हुआ। मॉडर्न वेपन से वो लड़ रहे थे, हम अभी भी ओल्ड ट्रेडिशनल वेपन से लड़ रहे थे। इसके अलावा हमने चूंकि ऑर्गेनाइज तरीके से हम नहीं लड़े, डेट अनाउंसमेंट हुआ और अनाउंस हुआ कि हम इतने तारीख को अंग्रेजों के ऊपर देश भर में अलग अलग हिस्सों में हम आक्रमण करेंगे, लेकिन डेट फिक्स था कि इतनी तारीख को हम देश भर में अलग अलग हिस्सों में एक ही समय में आक्रमण करेंगे। लेकिन लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से बिफोर शेड्यूल, यानी जो तय तिथि की गई थी उससे पहले ही भारत के अलग अलग हिस्सों में हम देखते हैं कि युद्ध की शुरुआत हो गई। ये भी एक कारण रहा। तो अभी अलग अलग युद्ध लड़ेंगे तो अंग्रेजों के पास टाइम है ना। अब जैसे मान लीजिए पूरे भारत में अभी सिर्फ पटना में विद्रोह हो जाए तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी, सेना भेजेगी, पटना में विद्रोह को दबा देगी। अब ऐसे ऐसे पटना में देश भर में जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में एक ही समय में एक ही दिन अगर विद्रोह हो जाए तो यूनियन गवर्नमेंट के बुखार छूट जाएंगे। इतनी बड़ी सेना वो कहां से लाएगी कि सारे जगह पे एक ही समय में वो विद्रोह को दबा सके। तो ये प्रॉब्लम होता अगर हम एक ही समय में, यानी ऑन टाइम, अगर जो डेट फिक्स किया गया था उसी टाइम पे अगर हम लड़ते तो। लेकिन बिफोर शेड्यूल्ड हमने युद्ध शुरू कर दी। ठीक है, तो ये वो कारण रहे हमारे हारने के।
इसके बाद है रिजल्ट एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्रेट अपराइजिंग। अब ये युद्ध के निष्कर्ष कंसिक्वेंसेस क्या क्या है, तो सबसे पहला है आर्मीज ऑफ कंपनी एंड द क्रॉन मर्ज अंडर अ कमांडर इन चीफ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना, ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर तो छीन लिए गए, मतलब भारत से उसका शासन तो हटा दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अनुसार, और शासन अपने हाथों में ले ली ब्रिटेन की सरकार ने, बट स्टिल जो ऑफिसर्स हैं, जो आर्मीज हैं, उनको क्या करेंगे, उनको भी अनएम्प्लॉय कर देंगे, ऐसा नहीं है उनको, यानी ब्रिटेन की जो सेना थी, ब्रिटेन में जो सरकार है, जैसे भारत में अभी भारतीय सेना है, और एट द सेम टाइम मान लीजिए आप देखते हैं कि एटीएम के बाहर या दूसरे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखते हैं कि बंदूकधारी, या बैंक में आप देखते हैं बंदूकधारी जो ऑफिसर्स होते हैं, तो उसको कौन सप्लाई कर रहा है, वो बिहार पुलिस सर्विस से थोड़ी आए हैं, या इस तरह के गवर्नमेंट जॉब से थोड़ी आए हैं, वो लोग हैं जो रिटायर्ड हैं, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इस तरह के लोगों को सप्लाई करती है, ठीक है। तो इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपनी सेना थी, और ब्रिटेन सरकार, जो ब्रिटेन देश है, उसकी भी एक सेना होगी ना, तो ब्रिटेन की जो सेना है उसे वो कह रहे हैं रॉयल आर्मी, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी अपनी सेना थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से अब पावर ले लिया गया, लेकिन उसकी सेना को, उसके सैनिकों को क्या कर दिया गया, रॉयल जो आर्मी है, ब्रिटेन की जो आर्मी है, उसके साथ मर्ज कर दिया गया, यानी उन दोनों को मिक्स कर दिया गया, एक साथ लाया गया, किसके अंडर, रॉयल आर्मी के अंडर, और उसका नेतृत्व कौन करेगा, हेड कौन होगा भारत में, वो होगा कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ किसको कहेंगे हम, कमांडर इन चीफ का मतलब जो कमांड देगा, चीफ मतलब इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अमंग ऑल द सोल्जर्स, जो उन सारे सैनिकों को कमांड देगा, उसी को कह रहे हैं कमांडर इन चीफ। और कमांडर इन चीफ किसको कंसीडर किया गया, वाइसरॉय को, जो भारत का वाइसरॉय होगा वही हमेशा क्या होगा, कमांडर इन चीफ होगा। दूसरी बात कह रहा है कि क्वीन विक्टोरिया ने ये घोषणा की, ठीक है, 1 नवंबर 1858 को क्या घोषणा की, उन्होंने घोषणा की, बहुत तरह के लुभावने वायदे किए, भारतीय नागरिकों को कन्विंस किया कि भाई देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि उन्होंने भी मूल्यांकन किया कि आखिर इतना बड़ा विद्रोह क्यों हुआ। तो क्वीन विक्टोरिया ने अपने भाषण में, अपने प्रोमिसेस में कहा कि हम आपके सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल लाइफ में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का हमारा आपके सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं होगा, यानी सोशल, स्पेशली सोशल, पॉलिटिकल नहीं, आपके सोशल लाइफ में हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, रिलीजन में आपके हमारा कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने भारतीय रूलर्स को भी ये कन्विंस किया कि हम आपके क्षेत्र के ऊपर जो आपका शासन है उसको हम नहीं छीनेंगे, मतलब यू विल रिमेन अ किंग ऑफ योर टेरिटरी, आप ही शासन करेंगे, हमें तो बस आपके रेवेन्यू से मतलब है, हमें तो रिसोर्सेज से मतलब है, तो शासन आप ही का रहेगा। जबकि हम देख रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ऐसे नियम बनाए जिससे उनका शासन ही छिन जाए, ठीक है, उनके टेरिटरी को डायरेक्ट कैप्चर करने के लिए सब्सिडी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी पॉलिसीज बनाई। तो इन्होंने प्रोमिसेस किए कि हम आपके टेरिटरी को नहीं लेंगे, आप जैसे शासन कर रहे हैं वो करते आएंगे, और पूर्व में किए गए सारे नियमों को हम ध्वस्त करते हैं। एंड एट द सेम टाइम भारतीयों के सोशल लाइफ में, रिलीजन में हमारी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, और हम आपके लिए अब एक ऐसी गवर्नेंस लेकर आएंगे जिससे आप के पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिकल लाइफ में क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, और अब आप सेफ हैंड में हैं। इस तरह के प्रोमिसेस जो हैं उन्होंने किए ताकि भारतीयों का ट्रस्ट जो है, जो उनका विश्वास है, वो वापस अंग्रेजों को मिल सके, जिससे कि शासन करने में, अब स्वाभाविक है बार बार विद्रोह होगा तो शासन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो भारतीयों को कन्विंस करने की कोशिश की गई ताकि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं पहली बार भारत में बजट सिस्टम आएगा। बजट का मतलब एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी अब भारतीयों को यह बताया जाएगा कि आपके लिए कितना पैसा ब्रिटेन की सरकार आपके डेवलपमेंट पे खर्च कर रही है, और आपसे कितना पैसा उनको अर्न किया गया है, और आपके डेवलपमेंट में किन किन सेक्टर में कितना पैसा वो खर्च करेगी, ठीक है। इसके अलावा अब भारत जो है वो इंपेरियल कॉलोनी बन गया। इंपेरियल कॉलोनी का मतलब यही है कि अब राजशाही जो परिवार है उसका गुलाम हो गया। पहले कंपनी का गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम है। ब्रिटेन पे किसका अधिकार है, तो वहाँ के क्राउन का अधिकार है। तो भारत जो है अब वहाँ के राजशाही का, यानी राजा का क्या हो गया, राजा और रानी का क्या बन गया, सीधे गुलाम बन गया है, ठीक है। और अब ये बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट भारत को लूटने का प्रयास किया है, लेकिन हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जब अंग्रेजों का शासन, यानी कि वहाँ के क्राउन का शासन जब शुरू होगा, तो हम देखें कि इनडायरेक्टली वो भी तो वही कर रहे थे, वो भी भारत के सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर, इकोनॉमिकल लाइफ को एक्सप्लॉइट ही कर रहे थे, भारतीयों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, यहाँ के ट्रेड को उन्होंने रूइन कर दिया, बर्बाद कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया। सब कुछ वही हो रहा है, बस अब कान ऐसे नहीं पकड़ के पूरा घुमा के पकड़ने का प्रयास
किया जा रहा है। राइज ऑफ नेशनलिज्म, अब इसकी वजह से अब क्या हम देखेंगे कि नेशनलिज्म आएगा, यानी राष्ट्रवाद जैसे विषय जो हैं वो देश में फैलेंगे, लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति एक भावना उत्पन्न होगी और ये लोगों को यूनाइट करेगा। जो मैंने आपको बताया कि एक तरफ ब्रिटेन ने अगर एनालिसिस किया तो दूसरी तरफ भारतीयों ने भी एनालिसिस किया कि आखिर हम युद्ध क्यों हारे, तो युद्ध हारने का एक कारण डिसयूनिटी है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, अब डिसयूनिटी के पीछे का क्या क्या कारण है, तो हम बटे हुए थे रिलीजन में, कास्ट में, सोशल प्रैक्टिसेस हमारे ऐसे थे जिसकी वजह से हम डिसयूनाइटेड थे। तो इन सब चीज़ों को खत्म करने का प्रयास किया गया जिससे नेशनलिज्म प्रमोट हो, यानी सब एकजुट होकर एक कॉमन एनिमी, कौन है, वो ब्रिटेन है, उसके खिलाफ लड़ें। द लास्ट वन इज डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों की जो पॉलिसी है वो डिवाइड एंड रूल की है, वो बांट कर ही क्या करना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन ये जो व्यवस्था है वो आज भी इस देश में क्या है, लागू है। आज भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल जो है वो देश को, समाज को बांट कर ही शासन कर रहे हैं। तो ये जो कला है वो अंग्रेजों से भारतीयों ने सीखी है, जिसका पालन आज तक भारतीय राजनीति में किया जा रहा है। दैट्स इट, आई बिलीव कि चैप्टर यहीं तक था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, मे गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग। मैं जा रहा हूं, अगर आपके पास टाइम है तो आप किताब निकाल कर पढ़ें, एक बार रिवीजन कर लें जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है। आई एम श्योर कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर इसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स रह गए तो काइंडली मैसेज इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू, गुड नाइट।